ओके स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब क्या होती है ना, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे डेवलपर्स डेन के अंदर, मतलब जितने भी हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो डेवलपर्स हैं, उनके मन में ना एक स्टीरियोटाइप होता है कि ये जो स्ट्रीम्स है ना, पक्का ये लाइव स्ट्रीम्स, गेम गेम को स्ट्रीम करना, वीडियो स्ट्रीम करना, ऑडियो स्ट्रीम करना, इससे रिलेटेड हो सकता है। बट स्ट्रीम्स एक ऐसा टॉपिक है ना जिसके सर पास, स्ट्रीम्स यस क्या वो नोट जेएस में यूज कर सकते हैं? यस यस, नोड जेएस के अंदर ही हम इसे यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा। यस। अब ये क्या होता है ना, स्ट्रीम्स बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, तो ये सबकॉन्शियसली ना, अभी तक हमने जितने बार अपने सर्वर्स को क्रिएट करा है यूजिंग द एचटीटीपी मॉड्यूल, हमने जितने बार फाइल एफएस मॉड्यूल जो था ना हमारा, जिसके मदद से हम फाइल ऑपरेशंस कर रहे थे, सबकॉन्शियसली उसके अंदर भी हमारे पास स्ट्रीम्स इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं। तो हमें पता ही नहीं था कि स्ट्रीम्स यूज हो भी रहे होते हैं उस लेवल पर, बट एक्चुअली में स्ट्रीम्स एक्चुअली में इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं। ठीक है। अब ये स्ट्रीम्स होते क्या हैं, पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सर क्या है ये स्ट्रीम्स, व्हाट इज दिस स्ट्रीम, राइट? सो स्ट्रीम्स लेट्स यू ट्रांसफर डेटा piece by piece in chunks instead of loading everything onto the memory at once। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए अभी हम ना बस इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनेट कर रहे हैं, ठीक है? तो आप मेरे साथ इमेजिन करो। मैं बोलता हूँ, मान लीजिए आपके पास एक फाइल है, ठीक है? इस फाइल का जो टोटल साइज है वो है 2 जीबी, 2 जीबी की हमारे पास एक फाइल है। अब मैं बोलता हूँ कि डेफिनेटली फाइल्स कहाँ पर स्टोर होते हैं? डेटाबेस के अंदर स्टोर होते हैं, है ना? या फिर हो सकता है कहीं कहीं और स्टोर होते होंगे अलग से। मैंने एज़ अ क्लाइंट, लेट्स से मैं क्लाइंट हूँ, ठीक है? मैंने अपने सर्वर को बोला कि मिस्टर सर्वर, मुझे ना लेट्स से एक्स-वाई-ज़ी एक फाइल का एक्सेस लाकर दे दो। एंड इसी फाइल की मैं बात कर रहा हूँ, एक्स-वाई-ज़ी फाइल जिसका फाइल साइज़ है 2 जीबी। अब सर्वर क्या करेगा? सर्वर पहले उस पर्टिकुलर फाइल को अपने पास लेकर आएगा, है ना? वो अपने पास लेकर आएगा। जैसे आप याद करो, मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था ना कि आप जब भी एक शॉपिंग करने जाते हो, क्लॉथ शॉपिंग के लिए जाते हो, तो जिस भी ओनर के पास जाते हो लोकली, हमारे इंडिया के अंदर ऐसे ही होता है ना कि अगर आपको मतलब बोल सकते हो कि आपके पास मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑप्शंस है, या फिर वो जो जो चीज़ आप डिमांड कर रहे हो, वो चीज़ अगर उनके पास नहीं है, तो वो गोडाउन में भेजते हैं। किसे? हो सकता है कोई उसके उसके दुकान में कोई छोटू काम करता हो, राइट? अब वो छोटू क्या करता है, बेसिकली आपके डिज़ायर्ड चीज़ को लेकर आता है एंड देन फिर ओनर आपको उस चीज़ को सर्व कर देता है आपके सामने। एंड आप कौन हो? आप एक क्लाइंट हो, इज़न्ट इट? अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब लेट्स से मैंने बोला 2 जीबी का फ़ाइल मुझे लाकर दो, तो सर्वर क्या करेगा? खुद के पास लेकर आएगा 2 जीबी का फ़ाइल। अब मान लीजिए हमारे जो सर्वर्स हैं करंटली, अभी मैं अगर आज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करूँ, हम अभी अपने सर्वर्स को कहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं? अपने लोकल सिस्टम के अंदर, राइट? कल को जब आप इन सर्वर्स को बैकएंड को जब डिप्लॉय करोगे किसी भी वीपीएस के ऊपर, अच्छा वीपीएस क्या होता है? दैट इज़ योर वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वीपीएस का मतलब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। यहाँ पर जब भी आप बेसिकली जितने भी क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, अमेज़न आप ले लो, अमेज़न के एडब्ल्यूएस सर्विसेज़ हो गए, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट के अज़्योर हो गए, गूगल का क्लाउड क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म हो गया। तो ये आपको ना एक वीपीएस प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर क्या करोगे, आपको एक वर्चुअल मशीन मिलेगी, जिसके अंदर सीपीयू के कितने नंबर ऑफ कोर्स, रैम, स्टोरेज, सारी चीज़ें आपको दी जाएँगी। बट वो डिपेंड करता है आप कौन से प्लान एंड सब्सक्रिप्शन को लेते हो, राइट? कितना ज़्यादा आप पैसा दोगे उस पर्टिकुलर वीपीएस को लेने के लिए, है ना? तो अब डिपेंड करता है, मान लीजिए मैं बोलता हूँ आपको जो वीपीएस असाइन की गई है, उस टोटल के टोटल सर्वर का ही साइज़ है, रैम का साइज़ है 2 जीबी। अब आप खुद सोचिए, अगर आप उस पर्टिकुलर फाइल को, जिस भी फाइल को आप लेकर आ रहे हो सर्वर के ऊपर, पहले खुद के ऊपर, क्या होगा? मान लीजिए मेरा सर्वर पहले क्या करेगा? उस फाइल को रीड करेगा ना। जैसे मेरा फाइल, बेसिकली आप बोल सकते हो मेरा फाइल को रीड किया जाएगा बाय द सर्वर, मेरे बाकी के ऑपरेशंस पता है क्या होंगे? फ्रीज़ हो जाएँगे कंप्लीटली। ये भी हो सकता है, एक टेंडेंसी ये रहती है ना कि आपका एप्लीकेशन क्रैश कर जाए। क्योंकि आप खुद सोचिए, मेरा जो सर्वर था ऑल इन वन, इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस एक साथ रन करते हैं। एंड मेरे सर्वर का मेमोरी कितना था, रैम मेमोरी? 2 जीबी। आपने फाइल ही पूरा का पूरा 2 जीबी का एक ही बार में उसके ऊपर फेंक दिया। अब बेचारा वो क्या करेगा, सर्वर पहले रीड करेगा ना कि मेरे फाइल के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। इसके बाद हम क्लाइंट को डिलीवर कर रहे होंगे, जो भी हमारा फाइल है। अब इससे बहुत सारे परफॉर्मेंस इश्यूज़ आते हैं स्टूडेंट्स। इसी के लिए हम किसे यूज़ करते हैं, स्ट्रीम्स को। मैं अभी आपको ना डायग्राम के साथ समझाऊँगा अभी। अगर नहीं समझ में आया अभी, लेट्स से अगर आपको 10% समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, 90% मैं अभी आपको क्लियर कर दूँगा। बस आप वेट एंड वॉच करो, ठीक है? सेकंड पॉइंट इज़ अननोइंगली या नोइंगली वी यूज़ स्ट्रीम्स डेली। ये तो मैंने आपको बता दिया। थर्ड पॉइंट इज़ स्ट्रीम्स आर नॉट ओनली यूज्ड फॉर ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आप बोलोगे सर हम स्ट्रीम्स को कहाँ-कहाँ पर देख सकते हैं? मैंने अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी है ना, कहाँ-कहाँ पर हम स्ट्रीम्स को देख सकते हैं? तो मैं बोलूँगा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप आ जाओ इस वेबसाइट पर। नोड.जेएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर एंड api/stream.html पर जब आप आओगे ना, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इस पोर्शन के अंदर आओगे, तो आप देख पा रहे हो, क्या हमने एचटीटीपी सर्वर्स के अंदर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट्स को देखा था? हमारे पास एक हैंडलर कॉलबैक था, जिसके अंदर हमारे पास एक रिक्वेस्ट का आरईक्यू ऑब्जेक्ट था एंड एक हमारे पास आरईएस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट था। ये भी स्ट्रीम्स को यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स इंटरनली। थर्ड पॉइंट अगर आप देखें तो मेरे पास क्या है, एफएस के जितने भी ऑपरेशंस थे ना, रीड एंड राइट ऑपरेशंस, ये भी स्ट्रीम्स को यूज़ करते हैं।
एफएस मॉड्यूल भी यूज़ करता है इसका मतलब, है ना? 4th नंबर अगर आप देखें ज़लिब मॉड्यूल, ये भी स्ट्रीम्स यूज़ करते हैं। अच्छा ये ज़लिब याद करिए जब मैं आपको पढ़ा रहा था नोड के आर्किटेक्चर को, तो मैंने बताया था ना हमारे एक थ्रेड पूल नामक एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर जितने भी सीपीयू इंटेंसिव टास्क होते हैं, उसके अंदर याद करिए मैंने एक टास्क बताया था, कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन। वो बेसिकली आप करते हो ज़लिब मॉड्यूल की मदद से, तो वो भी इंटरनली स्ट्रीम्स को यूज़ करता है। इसके बाद याद करिए मैंने सीपीयू के अंदर बेसिकली नंबर ऑफ कोर्स किस तरीके से आपके थ्रेड पूल यूज़ कर रहे होते हैं, आपके कोर्स एंड थ्रेड्स को। वो एग्ज़ाम्पल देते टाइम मैंने आपको क्रिप्टो मॉड्यूल से भी थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको, है ना? तो ये भी जो क्रिप्टो मॉड्यूल होता है, ये भी आपके स्ट्रीम्स को यूज़ करते हैं। एंड बाकी सारे एग्ज़ाम्पल्स भी हैं, अभी हम सबको डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप समझ लो कि स्ट्रीम्स इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली हर चीज़ में यूज़ होती है ऑलमोस्ट, नोड के अंदर, ठीक है? ये हमने जान लिया, डन। अब हम आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर वापस, कि स्ट्रीम्स को यूज़ क्यों करना है? बट बिफोर मूविंग टू दैट अब आ जाओ आप डायग्राम के ऊपर में। सी एक-एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे, ठीक है? अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये बफर क्या होता है? मुझे नहीं पता है। सर्वर की मेमोरी क्या होती है? मुझे नहीं पता है। हमें बस क्या पता है कि कभी ना कभी मेरा जो क्लाइंट है ना, ये मेरे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई साहब मुझे लेट्स से इस तरीके से आपके पास एक रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास? सर्वर के पास में। क्लाइंट क्या बोल सकता है? क्लाइंट बोलेगा कि भाई साहब मुझे ना एक एक्सवाईज़ी फाइल चाहिए, एक्सवाईज़ी फाइल चाहिए। अच्छा, हम कौन-सी फाइल की बात कर रहे हैं? मान लीजिए इस वाले फाइल की बात कर रहे हैं। अब बेचारा सर्वर क्या करेगा? सर्वर इस पर्टिकुलर लोकेशन पर जाएगा, इस फाइल को लेकर आएगा, इस फाइल को लेकर आएगा एंड पहले इस फाइल को अपने अंदर लेकर स्टोर करेगा। एंड आपको पता है फाइल को सिर्फ क्या हम स्टोर करेंगे, काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? इस फाइल के अंदर में क्या डेटा है, वो भी तो प्रोसेस करेगा ना आपका सर्वर। स्कैन करेगा कि भाई साहब इस फाइल के अंदर कोई वायरस तो नहीं, या फिर लेट्स से इसके अंदर क्या डेटा है, टेक्स्ट डेटा है, वीडियो डेटा है, ऑडियो डेटा है, क्या है? तो आपका सर्वर रीड करेगा। फिर क्या करेगा? जो भी मेरा फाइल रहेगा मैं इसे फिर क्लाइंट के पास सर्व कर दूँगा। प्लेट में सजाकर सर्व कर दूँगा क्लाइंट को, है ना? यही हम करते हैं। अब मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि ये जो मेरा फाइल था, ठीक है? ये जो मेरा फाइल था, इसकी साइज़ थी कितनी? 2 जीबी। 2 जीबी। सिमिलरली मेरा जो सर्वर मेमोरी है ना, सर्वर के पास क्या होता है? अपना मेमोरी होता है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी हम सर्वर्स वगैरह जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं, कहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं? वीएस कोड के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, इज़न्ट इट? सो आपका जो लोकल मशीन है ना? आपका जो लोकल मशीन है, वही है आपका सर्वर का मेमोरी। अच्छा, मेरे सिस्टम के अंदर मेरा सर्वर का मेमोरी क्या होगा? मेरे सिस्टम के अंदर जितना भी रैम का कॉन्फ़िगरेशन है, मेरे सिस्टम के अंदर लेट्स से 16 जीबी रैम है, ठीक है? अब कैसे पता करते हैं? वो आपको पता ही है। आप सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा आपके सिस्टम के अंदर कितना रैम है। तो अब क्या होगा ना, ये फ़ाइल को मान लीजिए मेरे पास अभी अगर मान लो मैं अभी अपने लोकल मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ। इस सर्वर को आपने डिप्लॉय करके रखा हुआ है प्रोडक्शन लेवल पे, है ना? एक वीपीएस के ऊपर। सर्वर के पास भी बेचारे 2 जीबी का मेमोरी है। जैसे ही आप इस फ़ाइल को लेकर सर्वर के अंदर लेकर आओगे ना, अब आपको पता है सर्वर के अंदर हम हज़ार तरीके की चीज़ें करते हैं। डेटाबेस कनेक्शंस, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइज़ेशंस। आप बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप सर्वर्स क्रिएट कर रहे हो। बहुत सारे काम हो रहे हैं एक साथ पैरेलली बहुत सारे काम हो रहे हैं। आपने बोला कि सर्वर को बोला मतलब ये फ़ाइल आ गया, तो आप सर्वर क्या करेगा बेचारा? इस फ़ाइल को रीड करने की कोशिश करेगा, है ना? अब 2 जीबी का मेरा फ़ाइल था और मेरे सर्वर के पास में भी पूरा का पूरा 2 जीबी का मेमोरी है। आप सोचो ना, जैसे आपका सर्वर का मेमोरी फुल हो जाएगा, तो आपके जितने भी पीछे में टास्क चल रहे थे ना बैकग्राउंड में, सारे के सारे रुक जाएँगे, स्टॉप हो जाएँगे। एंड आपको पता है अगर आपका ये चीज़ अगर एक बार हो जाता है ना, आपके बाकी सारे अगर टास्क फ्रीज़ हो जाते हैं, तो इसका मतलब आप पक्का जान लो आपका एप्लीकेशन क्रैश हो चुका है। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी आपके पास। पहली बात तो आप स्पेस मैनेजमेंट कर नहीं पा रहे हो, मतलब आपका जो कोड है ना बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट वे में आपने मैनेज किया है। तो आपका सर्वर का मेमोरी भर जाएगा। एंड आपको पता है स्टूडेंट्स, मैं आज की एज की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ बिकॉज़ आज आपको पता है एआई वगैरह के कारण चिप शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं। रैम शॉर्टेजेस, है ना? बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं। तो बट फिर भी मान लीजिए आप वीपीएस पर खरीद रहे हो, रैम खरीद रहे हो। पता है आपको वीपीएस के ऊपर रैम की जो प्राइसिंग होती है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। अगर आप लेट्स से 1 जीबी वाले कॉन्फ़िगरेशन वाले वीपीएस को भी ले रहे हो ना, परचेज़ कर रहे हो फिर 2 जीबी वाले वीपीएस को भी परचेज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली चीज़ें होती हैं। तो आप क्या करोगे? अगर लेट्स से मैं बोलता हूँ आप अंबानी हो, तब तो आप क्या बोलोगे? अरे मेरे पास बहुत पैसा है, मैं 128 जीबी का सर्वर ले लेता हूँ। बट फिर भी आप सोचो ना, अगर आपका कोड ही इस 128 जीबी को मतलब अच्छे से यूटिलाइज़ करने के लायक नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए ना। आप अपनी गलतियों को छुपाकर आप अपने सर्वर की मेमोरी को क्यों बढ़ा रहे हो? है ना? फालतू में। आप इसके ऊपर काम करो। इसका जो प्रोसीजर है, मतलब इसको जब आप लेकर आ रहे हो सर्वर के अंदर, इसके मैकेनिज़्म को चेंज करो। एक बार में इसको क्यों लेकर आना, है ना? सर्वर के ऊपर। इसीलिए प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो आप अपने प्रॉब्लम से भागो मत, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो। इसी के कारण हम किसे यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? स्ट्रीम्स को हम यूज़ करते हैं। एक बार पढ़िए तो स्ट्रीम्स की बेनिफिट्स क्या होती है? मेमोरी एफिशिएंट, जैसे कि मैंने आपको बताया मेमोरी एफिशिएंसी बढ़ जाती है जब आप स्ट्रीम्स को यूज़ करोगे, है ना? हमें अपने प्रॉब्लम के ऊपर काम करना है एंड मुझे चीज़ों के प्रोसेस को मुझे एफिशिएंट क्रिएट करना है। सी हैंडल्स लार्ज फाइल्स ईज़िली। Second is faster, starts processing before all data arrives. Third is better for large files, videos, logs, etc. तो यही तो हमने पढ़ा, यही तो पढ़ा हमने, ठीक है? अब हम ना इस एग्जाम्पल को जो मैंने आपको बताया, इसको हम इन डेप्थ स्टडी कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, डोंट वरी। बट बिफोर मूविंग टू दैट, आप अगर आप देखोगे ना यहाँ पर, मैंने एक रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। इससे तो पक्का आप 110% रिलेट करोगे ही करोगे, ठीक है? अब ध्यान से सुनते जाइएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ।
मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भूख, हद से ज़्यादा भूख लगी है। आप गए एक रेस्टोरेंट के अंदर या फिर एक कैफ़े के अंदर आप गए, लेट्स से एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो आप, ठीक है? आप गए, आप सिंस आप सिंगल गए थे, अकेले गए थे, तो आपको एक सिंगल ऑक्यूपेंसी वाली टेबल आपको अलॉट की गई। आप बैठे, इट वाज़ जस्ट अ स्मॉल टेबल, 1 जन की साइज़िंग थी, स्पेसिंग थी, ठीक है? आप बैठे, आपको इतना ज़्यादा भूख लगा था कि आपने मेन्यू देखा एंड आपने सारे के सारे डिशेज़ को ऑर्डर कर दिया। आई मीन टू से जितने भी स्टार्टर्स थे, मेन कोर्स आइटम्स थे, डेज़र्ट्स थे, जितने भी बेवरेजेस थे, कोल्ड ड्रिंक्स, आप बोल दो मॉकटेल्स वगैरह सब चीज़ ए टू ज़ेड आपने ऑर्डर कर दिया। आपको इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, है ना? अब क्या होगा? आपके जो रेस्टोरेंट के जो बेसिकली शेफ्स हैं एंड वेटर्स हैं, इनके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या है? एंड पता है ये बहुत डेडली ऑप्शन है बिकॉज़ इनके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ क्यों? आपको हँसी भी आएगा अगर आप सुनोगे रीज़न तो। पहला ऑप्शन क्या है रेस्टोरेंट वालों के पास कि एक तो आपका खाना पूरा का पूरा बना ले। मतलब आई मीन टू से आपके स्टार्टर्स पहले बन जाएँ, आपके मेन कोर्सेज़ बन जाएँ, आपके डेज़र्ट्स बन जाएँ, आपके बेवरेजेस बन जाएँ। इसके बाद सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आपके टेबल के ऊपर लाकर प्रेज़ेंट किया जाएगा। बट इसके अंदर पता है इश्यूज़ क्या-क्या हैं? पहली बात तो आप तो मर्डर ही कर दोगे रेस्टोरेंट के एम्प्लॉइज़ का बिकॉज़ आपको इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई है, आप खुद ही मतलब बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो, राइट? पहला प्रॉब्लम एंड दूसरा अगर मैं ये तो हो गया थोड़ा-सा फ़नी फ़नी रीज़न, राइट? सेकंड रीज़न ये होगा ना, आप खुद सोचिए ना, आपके टेबल था सिंगल ऑक्यूपेंसी वाला टेबल, प्लेट्स हैं लिमिटेड। आप जब खाना लेकर आओगे रेस्टोरेंट के जो ओनर्स या फिर लेट्स से जो भी आपके एम्प्लॉइज़ हैं, वो जब लेकर आएँगे खाना आपके टेबल के ऊपर, क्या वो फिट इन हो पाएँगे सारे के सारे डिशेज़? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्यूटली नॉट। एंड क्या आप उतने फ्लेवर के साथ, उतने मज़ा के साथ खा पाओगे? बिकॉज़ आपके पास सारे ऑप्शंस एक ही बार में आ गए, राइट? आप एक भी पर्टिकुलर सिंगल आइटम को अच्छे से एन्जॉय नहीं कर पाओगे बिकॉज़ यू हैव मल्टीपल वैराइटीज़। सेकंड प्रॉब्लम ये है। अब दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है रेस्टोरेंट वाले, ये तो फर्स्ट अप्रोच हो गया ना कि सारी चीज़ बनने के बाद इकट्ठे वो आपके सामने सर्व करेंगे। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है कि रेस्टोरेंट वाले आपको क्या करेंगे, वन बाय वन करके सर्व करेंगे। मतलब जैसे-जैसे चीज़ें बनती जाएँगी, मेरे स्टार्टर्स बन गए, उन्होंने आकर प्रेज़ेंट कर दिया आपके सामने। आपने खाया, प्लेट्स एम्प्टी हो गई, बात खत्म। सेकंड मेन कोर्सेज़ बने, आपके सामने उन्होंने लाकर दिया आपके टेबल के ऊपर, आपने खाया, काम खत्म। तब तक क्या होगा, आपके डेज़र्ट भी रेडी हो जाएँगे एंड धीरे-धीरे करके आपके बेवरेजेज़ भी रेडी हो जाएँगे, तो वन बाय वन करके चीज़ें आती जाएँगी, आप कंज़्यूम करते जाओगे। आप खुद सोचो कौन-सा जो अप्रोच है वो ज़्यादा बेटर लग रहा है हमें, ज़्यादा एफिशिएंट लग रहा है, जिससे आपका मूड भी ठीक रहेगा, आपको सर्विसेज़ भी पसंद आएँगी एंड आप बोल सकते हो फूड का आप एन्जॉय भी मतलब फ्लेवर्स को एन्जॉय कर पाओगे, है ना? तो ये सेकंड अप्रोच ज़्यादा बेटर है, इज़न्ट इट? तो यही सेकंड अप्रोच यहाँ पर भी ना आपके स्ट्रीम्स अप्लाई हो रहे होते हैं। अगर आप देखो ना, इनडायरेक्टली आपके स्ट्रीम्स ही अप्लाई हो रहे होते हैं बिकॉज़ स्ट्रीम्स का मतलब क्या है कि हम बड़ी चीज़ों को ना छोटे-छोटे टास्क में तोड़ देते हैं। फिर हम उन काम को, उन टास्क को अंजाम दे रहे होते हैं, एग्ज़ीक्यूट करवा रहे होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? ये होते हैं आपके स्ट्रीम्स। अब आ जाएँ, अब स्ट्रीम्स को एक बार पढ़ लेते हैं, मतलब पढ़ते नहीं हैं, अब हम डायरेक्ट कोड करने वाले हैं स्टूडेंट्स। बट येस, मैंने क्या करा ना, हमने एक-एक चीज़ को टाइमलाइन्स को मैंने लिख दिया है। पहली बात है मैंने आपको क्या पढ़ाया? इंट्रोडक्शन टू स्ट्रीम्स। ये हो गया था, तो मैंने डन कर दिया। स्ट्रीम्स आर नॉट ओनली फॉर ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग, ये भी मैंने आपको बता दिया। थर्ड मैंने आपको क्या बताया था? अंडरस्टैंडिंग स्ट्रीम्स एंड पर बफर्स ये व्हेन क्या टाइपिंग। एक वेबसाइट है? मतलब ये सीखने वाला कोई वेबसाइट है? हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, ये बेसिकली बस ये माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है। टू डू टास्क होते हैं ना? टू डू टास्क बेसिकली कि मैंने कौन से टास्क किए हैं, बस वो सिंपल वेबसाइट है। माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट टू डू, ये है इस प्रोडक्ट का नाम। हो गया। अब ये जो थर्ड वाला चीज़ है ना, देखिए हम कोड के अंदर अब जंपिंग करेंगे, बट इसके पहले मैं आपको थोड़ा-सा बफर्स के बारे में मतलब बात बता देता हूँ कि ये बफर्स क्या होते हैं। तो नहीं, एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, हम ना पहले सर्वर क्रिएट कर लेते हैं, इसके बाद हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे बिकॉज़ अभी अगर बताऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो एक बार हम सर्वर को क्रिएट कर लेते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं आपको भी पता है स्टूडेंट्स एज़ यू कैन सी। अच्छा, मेरे पास index.js ऑलरेडी है, लेट मी जस्ट रिमूव दिस वन, लेट मी जस्ट डिलीट दिस वन। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स मेरे पास ना बहुत सारे फाइल्स हैं, बहुत सारे फ़ोल्डर्स हैं। आज हमें काम करना है, कल के दिन हमने काम किया था डे 7 वाले फ़ोल्डर के अंदर, आज हमें काम करना है डे 8 वाले फ़ोल्डर के अंदर में। एंड अगर आप इस फ़ोल्डर को ओपन करोगे ना, मेरे पास 2 डमी डेटाज़ हैं। एक मेरे पास एमपी4 फाइल है, एक मेरे पास टीएक्सटी फाइल है। अच्छा, इनका क्या सिग्निफिकेंस है आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा स्टूडेंट्स। बट आपको पता है जैसे हम हर एक प्रोजेक्ट के अंदर, हर एक क्लास के अंदर जो हमारे रिचुअल्स हैं, उसे परफ़ॉर्म करते हैं। तो पहला रिचुअल क्या है? आप जब भी बैकएंड के अंदर प्रोजेक्ट बनाओगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़। कैसे करेंगे हम? बहुत सिंपल है। npm init -y हो गया मेरा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़। आप देख सकते हो पैकेज.जेसन फाइल मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। डन, डन। इसके अंदर तो हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है? ये हो गया। सेकंड काम हम क्या करते हैं? हम अपनी एंट्री पॉइंट फाइल को क्रिएट करते हैं, राइट? सो मैं अपनी एंट्री पॉइंट फाइल को क्रिएट कर सकता हूँ, आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो एंट्री पॉइंट फाइल का नेम होता है दैट इज़ index.js। चलिए क्रिएट कर दिया।
बस इतना ही करना है हमें, है ना? इसके बाद हम अपने एचटीटीपी सर्वर को बना सकते हैं बड़े आसानी से। हम क्या कौन से मॉड्यूल सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं? करंटली एक सेकंड ना, करंटली आई एम यूजिंग दी आप बोल सकते हो हमारा जो प्रिमिटिव मॉड्यूल सिस्टम होता है व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ कॉमन जेएस मॉड्यूल सिस्टम। हम इसे यूज़ करके अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। एंड आपको पता है सर्वर्स बनाने के लिए हमारे पास कौन-सा मॉड्यूल होता है बिल्ट इन मॉड्यूल ऑफ नोड, दैट इज़ योर एचटीटीपी मॉड्यूल। और आपको एक चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट, दिस इज़ अ बिल्ट इन मॉड्यूल ऑफ नोड, तो इसे आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इट कम्स बिल्ट इन विद नोड। बस आप इसे इंपोर्ट करिए एंड यू आर गुड टू गो। डन, इसे इंपोर्ट किया मैंने, बट येस, जो भी चीज़ आप मॉड्यूल को इंपोर्ट करके इस एंट्री पॉइंट फाइल के अंदर लेकर आओगे, इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना भी तो उतनी इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं एक वेरिएबल के अंदर इसे स्टोर कर लेता हूँ। डन, स्टोर कर लिया। ठीक है, इतना काम तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट मुझे पता है, इस बेसिकली सर्वर को मुझे क्या करना पड़ता है, एक सर्वर को मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम सर्वर को कैसे क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स? मैं लिखता हूँ एचटीटीपी डॉट क्रिएट सर्वर, एक मेथड होती है हमारे पास। अब इस मेथड के अंदर हम क्या कर सकते हैं? क्या मुझे कोई बता सकता है हम इसके अंदर क्या करते हैं? क्रिएट सर्वर हम कैसे करते हैं? एनीवन? एनीवन? थोड़ी-सी रिविज़न हो जाएगी आपकी भी एंड मेरा भी थोड़ा-सा हेल्प हो जाएगा। हम कोऑर्डिनेशन में काम कर सकते हैं, बताइए। एनीवन? क्रिएट सर्वर के अंदर सर इसके अंदर एक कॉलबैक जाएगा। ओके, कॉल बैक जाएगा हमारे पास। कॉलबैक के अंदर आपको 2 आर्गुमेंट देना पड़ेगा। एक तो है आपका रिक्वेस्ट एंड एक ये रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स अच्छा, रिस्पॉन्स। चलिए बहुत अच्छा। तो मैंने कॉल बैक बना दिया, ठीक है? बना दिया जी। अब अभी इस कॉल बैक के अंदर हम अभी कुछ नहीं लिखते हैं, मैं बोलता हूँ ठीक है, मेरा मेन मकसद था सर्वर को क्रिएट करना, मैंने सर्वर को क्रिएट कर दिया। बट मुझे पता है, जब मैंने एक सर्वर को क्रिएट करा है, आई हैव टू स्टोर दैट सर्वर इनसाइड ऑफ अ वेरिएबल। तो हम एक वेरिएबल बना सकते हैं, लेट्स से मेरे वेरिएबल का नाम ही सर्वर है। एक वेरिएबल है साधारण सा, जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स बनाते हैं लाइक दिस। चलिए बहुत अच्छे नित्या, वेल डन, ठीक है? तो हमने क्या करा, एक सर्वर को क्रिएट कर लिया। अब मुझे पता है कि कल को मुझे इस सर्वर को सिर्फ क्रिएट करने से क्या मेरा काम बनेगा? बिल्कुल नहीं। इस सर्वर को मुझे रन भी करना पड़ेगा, राइट? तो हम सर्वर को रन कैसे करते हैं? हम लिखते हैं सर्वर डॉट लिसन, है ना? हम ये बोलते हैं। एंड लिसन के अंदर हमें कुछ चीज़ें पास करनी होती है, तो उसके पहले मैं क्या करता हूँ, एक पोर्ट नंबर को इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ कि भाई मेरा जो सर्वर है ना, मेरे लोकल सिस्टम के अंदर कितने कितने नंबर पोर्ट पर चलेगा, एग्ज़ीक्यूट होगा। लेट्स से मैं बोलता हूँ 4000 पोर्ट पर करंटली आपका जो सर्वर है वो रन करेगा, ठीक है? तो आपको क्या करना होता है, पोर्ट को पास करना होता है एज़ अ फर्स्ट आर्गुमेंट। डन, मैंने पहला आर्गुमेंट पास कर दिया इस लिसन मेथड के अंदर। सेकंड आर्गुमेंट क्या होता है हमारे पास, वन सेकंड, वन देयर इज़ वन कॉल बैक। चलिए ठीक है। एंड मुझे पता है जब मेरा सर्वर रन करेगा ना, तो अगर मेरा सर्वर रन हो जाए सक्सेसफुली, तो मैं एक मैसेज पास कर सकता हूँ, राइट? कैसा मैसेज पास कर सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ सर्वर इज़ रनिंग, या फिर लेट्स से सर्वर इज़ लिसनिंग ऑन पोर्ट, व्हाटएवर यू राइट, लिसनिंग ऑन पोर्ट। एंड फिर मैं डायनामिकली इस वेरिएबल का रेफरेंस पास कर सकता हूँ यूजिंग टेम्पलेट लिटरल वाले सिंटैक्स को। अच्छा, टेम्पलेट लिटरल का मतलब होता है बैकटिक्स यूज़ करके हम स्ट्रिंग्स को जब प्रिंट कर रहे होते हैं। डन है। मैं अपने वेरिएबल को ऐसे पास कर दूँगा, डन। ठीक है जी, कर लिया। एक बार क्या करते हैं, एक बार जो हमने चीज़ों को क्रिएट किया ना, इसे हम एक बार रन कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, मैं बोलता हूँ कि लेट्स से मान लीजिए आप सभी को पता है कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मेरे पास क्या होते हैं, एक ऑब्जेक्ट होते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि अगर मेरा रिक्वेस्ट जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं यूआरएल। अगर मेरा यूआरएल इज़ इक्विवेलेंट टू योर बेस यूआरएल और योर होम एड्रेस, है ना? बेस यूआरएल मतलब क्या होता है? रूट यूआरएल। तब हमें क्या करना है, लेट्स से मैं बोलता हूँ मुझे एक रिस्पॉन्स भेजना है। तो रिस्पॉन्स आपको पता है कैसे भेजते हैं, हम लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट एंड इसके अंदर मैं बोल दूँगा कि क्या वो भेज सकते हैं हम रिस्पॉन्स, लेट्स से सर्वर के साइड से कुछ भी भेज सकते हैं। मैं बोल देता हूँ हेलो, हेलो जी, ठीक है? मैंने ये बोल दिया। एंड आपको पता है एट द एंड ऑफ द डे हमें रिस्पॉन्स को एंड भी करना पड़ता है। बिकॉज़ हमारा जो होता है ना क्लाइंट, ये बेचारा बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस, हाई होप रखने वाला इंसान होता है। अब ये क्या सोचेगा कि भाई जो मेरा रिस्पॉन्स वाला जो सर्वर है ना, मेरा जो सर्वर है, वो मुझे आंसर भेजता रहेगा, वो मुझसे बातें करता रहेगा। बट ऐसा नहीं होता है। तो वो एक टाइम के बाद सर्वर अपना रिस्पॉन्स भेजता है, फिर इसकी बारी खत्म। इसकी बारी खत्म हो जाती है, किसकी? रिस्पॉन्स की। पूरा रिस्पॉन्स आ गया है, राइट? अब हम क्या करते हैं, एक बार अपने सर्वर को टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारा सर्वर अच्छे से रन कर रहा है सक्सेसफुली। तो आपको पता है क्या करना है, सर्वर को रन करने के लिए वेरी सिंपल, मुझे इस एंट्री पॉइंट फाइल को रन करना है। नोड लिखते हैं, फिर आप लिखोगे फाइल का नाम, नोड इंडेक्स। एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, मेरा सर्वर अब रनिंग है। ठीक है, मेरा सर्वर रनिंग है, तो मैं क्या लिखूंगा, लोकल होस्ट स्लैश कोलोन 4000। आप देख सकते हो मेरे पास एक रेस्पॉन्स आ रहा है सक्सेसफुली, हेलो जी आ रहा है मेरे पास। चलिए बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। बट आपको भी पता है एंड मुझे भी पता है स्टूडेंट्स कि अगर लेट्स से मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि अगर मेरा रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल ये स्लैश है, या फिर इसके पहले मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं जहां से रिक्वेस्ट मार रहा हूँ, सी मैंने क्लाइंट से रिक्वेस्ट कहां से भेजी है अपने सर्वर को, रूट यूआरएल से, या फिर बोल लो बेस यूआरएल से, है ना? तो मुझे दिखना भी चाहिए ना मेरे टर्मिनल के अंदर कि भाई रिक्वेस्ट जो आ रही है सर्वर के पास में, वो कहाँ से आ रही है। तो कैसे करके आप देख सकते हो, आप लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल का प्रिंट भी कर लीजिए फ्रॉम लाइन नंबर 5। डन है। अब मुझे पता है स्टूडेंट्स कि आपने ये जो लाइन को इंट्रोड्यूस किया ना अपने कोड के अंदर, ये अगर मैं लेट्स से फिर से रिक्वेस्ट भेजता हूँ, क्या वो मुझे टर्मिनल के अंदर प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपने सर्वर को रीस्टार्ट किया ही नहीं है। जब तक आप सर्वर को रीस्टार्ट नहीं करोगे, ये जो इंक्रीमेंटल चेंज आपने ऐड किया अपने पर्टिकुलर फाइल के अंदर, वो चीज़ रजिस्टर होगी नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सर्वर को स्टॉप करना पड़ेगा। वन्स अगेन आप क्या करोगे? सर्वर को स्टार्ट करोगे। बट मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स, ये आप कब तक करोगे?
है ना? ये कब तक करोगे आप? सर्वर को स्टॉप करना, फिर स्टार्ट करना, स्टॉप करना, स्टार्ट करना। सो इससे बेटर हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं नोडमॉन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम? नोडमॉन। अच्छा, ये कहाँ से आ गया मुझे पता नहीं, ये ऑटोमैटिकली आ गया शायद। लेट मी जस्ट रिमूव दिस, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है? तो यस स्टूडेंट्स, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ नोडमॉन की। मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, ये नोडमॉन क्या है? आपको भी पता है, दिस इज़ अ यूटिलिटी बेस्ड सीएलआई टूल। सीएलआई टूल का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है? हमारा ये टर्मिनल होता है कमांड लाइन, है ना? इसका एक टूल है, जिसकी मदद से क्या करता है ना, ये जो है ना, एक वॉचमैन का काम करता है। किसके ऊपर वॉचमैन का काम करता है? जिसके ऊपर भी आप इसे लगाते हो, रन करते हो। लेट्स से मैं बोलता हूँ मुझे नोडमॉन को लगाना है index.js के ऊपर, तो ये क्या करेगा ना, कॉन्स्टेंटली आपके इस फाइल के अंदर जितने भी कोड लाइन्स है, सबके ऊपर नजर बनाए रखेगा कि अगर आप किसी भी लाइन के अंदर अगर उसे एक कैरेक्टर भी हिलते हुए दिखाई दिया ना, तब वो क्या करेगा, आपके सर्वर को ऑटोमैटिकली स्टॉप करके फिर से स्टार्ट कर देगा। एंड ये जो आपकी हेडेक है ना, सर्वर को स्टॉप करना, स्टार्ट करना, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी आपके एंड से, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट सवाल आएगा कि सर इस नोडमॉन को हम इंस्टॉल कैसे करेंगे? तो बड़ा सिंपल है, आप लोगों के केस के लिए आप सिंपल लिखना नो npm, क्योंकि आपको पता है npm की मदद से हम सारे के सारे यूटिलिटीज़, मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करते हैं। तो आप लिखोगे npm i -g, फिर आप लिखोगे नोडमॉन। अच्छा, हाइफ़न जी का क्या सिग्निफिकेंस है स्टूडेंट्स? अगर आप हाइफ़न जी नहीं लिखोगे ना, तो फिर मैंने आपको बताया था, हर एक फ़ोल्डर, जिस भी फ़ोल्डर के अंदर आप नोडमॉन यूज़ करने की कोशिश करोगे ना, आप यूज़ ऐसे नहीं कर पाओगे। आपको बार-बार ये टर्मिनल के अंदर आकर, लेट्स से डे 8 के अंदर है ना हम अभी करंटली, तो आपको इसके अंदर आकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेट्स से कल को मैं वापस से, लेट्स से डे 3 के अंदर मैं जाना चाहता हूँ। तो अगर मुझे इसके अंदर नोडमॉन यूज़ करना है, तो फिर से मैं डे 3 वाले फ़ोल्डर को एक्सेस करूँगा टर्मिनल के अंदर, एंड फिर से मुझे ये बोरिंग सा कमांड लिखना पड़ेगा बार-बार। बट ये जो हाइफ़न जी या फिर -g जब आप लिखते हो ना, इसका मतलब आप इसे ग्लोबली इंस्टॉल कर ले रहे हो अपने सिस्टम के अंदर। तो आपको 10 बार ये चीज़ को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप किसी के अंदर भी, किसी भी पर्टिकुलर आप बोल सकते हो डायरेक्टरी के अंदर इसे यूज़ कर पाओगे नोडमॉन को। डन है स्टूडेंट्स? तो आप डायरेक्टली इसको लिखने के बाद आप जैसे ही एंटर करोगे, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, आपकी चीज़ें वर्क करनी स्टार्ट हो जाएँगी। बट आपने देखा था प्रीवियस क्लास के अंदर भी, प्रीवियस क्लास के अंदर, बिल्कुल सेम एरर मेरे पास आया था। बिकॉज़ ये एरर आते हैं हमारे एडमिन इश्यूज़ के कारण। तो मुझे कुछ नहीं करना है। अगर आप लोगों के केस में भी अगर सेम होता है ना, आपको लिख देना है बस सूडो। सूडो के बाद बिल्कुल सेम कोड आप चिपका दीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है? नोडमॉन। अब देखिए, जैसे मैं एंटर करूँगा ना, मुझसे मेरे सिस्टम का पासवर्ड माँगा जाएगा, पूछा जाएगा कि भाई मेरे सिस्टम का पासवर्ड क्या है? एडमिन पासवर्ड क्या है? तो मैं एक बार अपने ये पासवर्ड को लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है? एज़ यू कैन सी स्टूडेंट्स, मेरा जो ये था ना, बेसिकली आप बोल सकते हो मेरा जो नोडमॉन था, वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप जैसे ही पासवर्ड को दोगे, आप अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तभी आप सुडो लिखना, नहीं तो आपका ये भी ये कोड लिखने से भी आपका काम हो जाएगा। डन है स्टूडेंट्स, मैंने नोडमॉन को इंस्टॉल कर लिया सक्सेसफुली। अब बात है नोडमॉन को क्या सर इंस्टॉल करने से काम हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। नोडमॉन को यूज़ भी तो करना पड़ेगा ना आपको। अब यूज़ कैसे करोगे आप? तो सिंपल है, आपको बस आना है पैकेज.json के अंदर। हम आ गए पैकेज.json के अंदर। आप देख पा रहे हो मेरे पास ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट्स नाम का एक की है। इसके अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ना? ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास ऑलरेडी एक क्या है? एक देखो, एक की है मेरे पास टेस्ट के नाम से। तो आपको टेस्ट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। आप एक कॉमा लगाइए, एंड आपको पता है बेसिकली अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आप मल्टीपल न्यूमरस की वैल्यू पेयर्स रख सकते हो। लेट्स से ये मेरा की है, इसकी करस्पॉन्डिंग में वैल्यू मेरे पास ये। आप एक की बनाओगे जिसका नाम दोगे आप डेव। दिया डेव, इसके अंदर पता है इसके करस्पॉन्डिंग में वैल्यू क्या डालोगे? आप लिखोगे नोडमॉन, लिख दिया जी नोडमॉन, नोडमॉन लिखा, इसके बाद आपके फ़ाइल का नाम। मैं किस फ़ाइल के ऊपर नोडमॉन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स? index.js। तो मैं क्या करूँगा, अपने फ़ाइल का नाम दे दूँगा, ऐसे करके पास कर दिया। डन है, बस आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हो गया, काम खत्म। अब आप देखोगे, अब मैं आप सर्वर को देखिए, ये तो पुराना तरीका है। आपने लिखा अपने फ़ाइल को रन करने के लिए आप क्या लिखते हो? नोड इंडेक्स फ़ाइल का नाम। आपने रन किया, आप देख पा रहे हो पुराने तरीके से आपका सर्वर रन कर रहा है। अगर आप इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी चेंजेस करते हो इस पर्टिकुलर फ़ाइल के अंदर, तो बार-बार आपको सर्वर को स्टॉप करना पड़ेगा, है ना? मैनुअली। बट अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखिए npm run dev। क्या लिखना है आपको? अब आप भूल जाइए, आपको नोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लिखोगे npm run dev। सर एनपीएम रन डेफ इसका मतलब क्या है? हाँ। डीएफ फॉर? मैं आपको बता रहा हूँ, npm run dev। npm run dev को अगर आप ब्रेक करोगे ना, तो मैं क्या कमांड दे रहा हूँ पता है? मिस्टर npm, मेरा ना जो डेव वाला स्क्रिप्ट मैंने लिखा था जेसन के अंदर, उसे रन कर दो। समझ में आया? मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने बोला मेरे नोड पैकेज मैनेजर को कि भाई साहब, पैकेज.json के अंदर जो मैंने डेव नाम का स्क्रिप्ट लिखा था ना, इसे तुम रन कर दो। इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि मैं नोड पैकेज मैनेजर से कह रहा हूँ कि हमारे पास जो डेव नाम का स्क्रिप्ट है, पैकेज.json के अंदर, इसे रन कर दो। ठीक है? तो इस लाइन का मतलब ये होता है। गॉट इट स्टूडेंट्स? बताइए, कोई डाउट? नहीं सर। ओके डन। अब मैं क्या करूँगा? सिंपल एंटर करूँगा। अब स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो कुछ तो हुआ है, मतलब कुछ अनयूजुअल सा हुआ है, बट हाँ आप देख पा रहे हो सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट, आप देख पा रहे हो। एंड यहाँ पर ना मेरा कोड इस बार रन हुआ है नोड से नहीं। नॉर्मली क्या होता है, हम लिखते हैं नोड index.js। इस बार आप देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, नोड mon index.js। अब इसमें डिफरेंस पता है क्या है?
लेट्स से एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? अभी मुझे पता है मेरा सर्वर रनिंग है, एकदम इट इज़ वर्किंग फाइन। मैंने रिक्वेस्ट करी अपने ब्राउज़र से अपने सर्वर के पास में, सर्वर ने मुझे रिस्पॉन्स दिया, रिप्लाई दिया, हेलो जी, है ना? आप देख पा रहे हो रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है? आप देख पा रहे हो, ये मेरे बेस यूआरएल से आ रही है। मान लीजिए स्टूडेंट्स, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरा जो रिस्पॉन्स है ना, मुझे हेलो जी नहीं भेजना है। सर्वर के साइड से जब सर्वर मेरे क्लाइंट से बात करेगा, तो वो रिस्पॉन्स में हेलो जी नहीं बोलेगा। वो बोलेगा लेट्स से गुड नाइट, क्योंकि अभी नाइट हो चुका है ना? गुड नाइट। अब मुझे पता है अगर हम प्रिमिटिव तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं अपनी चीज़ों को, अपने सर्वर को स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो मुझे सर्वर को खुद से स्टॉप करना पड़ता। बट आप देख पा रहे हो जैसे मैंने कुछ चेंजेस यहाँ पर मूवमेंट करे इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, आपका सर्वर खुद से आप देख पा रहे हो यहाँ पर 2 मैसेजेस आ गए, रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस, स्टार्टिंग नोड इंडेक्स.जेएस, आपका सर्वर फिर से स्टार्ट हो चुका है, बिना मेरे इंटरवेंशन के। अब आप क्या कर सकते हो, फिर से रिक्वेस्ट करिए एक बार। स्टूडेंट्स देख पा रहे हो क्या हुआ? अब मेरे पास जब सर्वर मुझे रिस्पॉन्स भेज रहा है ना, एज़ यू कैन सी स्टूडेंट्स, जिस चीज़ को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही चीज़ हो रही है। तो सबसे पहली बात है आपने सर्विस को क्रिएट कर दिया स्टूडेंट्स, एंड आप देख पा रहे हैं मैंने जो मैनुअल वाला जो लेबर था ना उसे बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दिया है। इसकी मदद से आप सर्विस को ऑटोमैटिकली आपके सर्वर स्टार्ट ऑफ होते रहेंगे, ठीक है? यूजिंग द नोडमॉन यूटिलिटी टूल। चलिए ये हो गया। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हमने सर्विस को क्रिएट कर लिया है। चलिए सर्वर भी हमने क्रिएट कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बफर्स क्या होते हैं, बट अब थोड़ा-सा पहले आप समझ लो कि ये डायग्राम क्या है। एक और डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक है? ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। अभी ये जो रीडेबल स्ट्रीम लिखा हुआ है, यहाँ पर जो राइटेबल स्ट्रीम लिखा हुआ है, इसे जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से बस सुनते जाइएगा मेरी एक-एक लाइन को, एक-एक वर्ड को। आपको पता है आपका क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई साहब मुझे ना इस फाइल को लाकर दो। अब पता है मुझे, आपको भी पता है सर्वर क्या करेगा, इस फाइल को बोलेगा कि एक काम करो तुम मेरे अंदर आओ। बट पता है अब हम क्या करने वाले हैं, सिंस हम अब स्ट्रीम्स को यूज़ कर रहे हैं ना, तो मैं क्या करूँगा ना, इस फाइल को मान लीजिए 2 जीबी का फाइल है, इसको मैं ना छोटे-छोटे चंक्स में डिवाइड कर दूँगा, तोड़ दूँगा, ब्रेक कर दूँगा, एंड मैं इस फाइल से ना जब मैं डेटा फेच करूँगा, कौन? मैं मतलब सर्वर, ध्यान से सुनिएगा, मैं मतलब सर्वर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो सर्वर क्या करेगा ना, अब इस फाइल, अब ज़ाहिर-सी बात है मुझे अगर फाइल को प्रोसेस करना है ना, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। मैंने बताया था फर्स्ट ऑप्शन क्या था, पूरे के पूरे फाइल को आप डाल दो सर्वर के मेमोरी के अंदर, और मैंने आपको बताया वो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट मेथड होता है जिसके कारण आपके पास बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, है ना? बहुत सारे कंसर्न्स अराइज़ हो सकते हैं। तो इसीलिए आप क्या करोगे? आप बोलो कि ठीक है सर्वर, सर्वर क्या बोल रहा है कि ओके फाइन, मैं तुम्हें रीड करूँगा बट एक बार में नहीं करूँगा, एक काम करो तुम ना अपने अंदर का डेटा को छोटे-छोटे चंक्स में तोड़कर मुझे पास करो। तो अब क्या है, फाइल क्या कर रहा है ना, चंक्स में डेटा पास कर रहा है, किसके पास? सर्वर के पास में। ये मेरे छोटे-छोटे चंक्स हैं। अब देखिए, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये तब बफर क्या है ना? ये जो चंक्स आ रहा है मेरे पास, ये तो सर्वर की मेमोरी के अंदर डायरेक्ट ही जाना चाहिए। बट आपने इसके अंदर क्यों स्टोर किया है इन चंक्स को बफर के अंदर? अच्छा बफर क्या है? ये जो येलो कलर का आप बॉक्स देख पा रहे हो। सी अगर आप नॉर्मली भी स्टूडेंट्स ना, अगर आप सर्च करोगे ना, आपका जो रैम होता है ना, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके अंदर एक फिजिकल स्पेस होती है जिसे हम बोलते हैं बफर। बफर का साइज़ भी आप चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। इसके साइज़ को आप कम-ज़्यादा कर सकते हो। अब मान लीजिए अगर मैंने बफर के साइज़ को सेट कर दिया, लेट्स से इस बफर के अंदर, एक सेकंड ना, मैं राइट नहीं कर पा रहा हूँ, एक सेकंड। मैं बोलता हूँ इस बफर के अंदर मैं मैक्सिमम मान लीजिए 100 एमबी तक स्टोर कर सकता हूँ मेरे चंक्स को। अब पता है होगा क्या? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक सेकंड, कहाँ पर आ गए हम? एक सेकंड, हाँ, 100 एमबी का डेटा मैं स्टोर कर सकता हूँ मेरे बफर के अंदर। ये मेरा येलो कलर का बफर है, इसके अंदर मैं 100 एमबी का चंक्स को स्टोर कर सकता हूँ। अब मान लीजिए मेरा फाइल का टोटल साइज़ था 2 जीबी, ठीक है? अब होगा क्या? आपको भी पता है, मैं सर्वर, एज़ अ सर्वर मैं रीड कर रहा हूँ इस फाइल को बट इन छोटे-छोटे चंक्स में। अब मुझे पता है छोटे-छोटे चंक्स क्या होंगे? 2 जीबी के थोड़ी होंगे। ये लेट्स से मान लो आप 5 केबीज़, 10 केबीज़ के छोटे-छोटे चंक्स होंगे जो मल्टीपल टाइम्स सेंड होंगे सर्वर के पास में। अब बफर के अंदर मान लीजिए जैसे ही मेरे पास 100 एमबी का चंक्स आ गया ना ऑल टुगेदर, मैं ना फाइल से चंक्स को रिसीव करना स्टॉप कर दूँगा। सर्वर, मैं मतलब सर्वर। सर्वर क्या करेगा, फाइल से चंक्स को रिसीव करना थोड़ी देर के लिए पॉज़ कर देगा। पॉज़ कर दिया, अब आप क्या करोगे पता है? आपके बफर के अंदर ऑलरेडी 100 एमबी का डेटा आ चुका है फाइल से। अब आप क्या करोगे, स्ट्रेट अवे इस 100 एमबी वाले जितने भी चंक्स आए ना आपके पास, अब आप इसको एक-एक करके क्लाइंट के पास भेज दो। सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल बताऊँ स्टूडेंट्स इसका क्या हो सकता है? आप देखना, आप जब चैट जीपीटी या फिर जेमिनी यूज़ करते हो ना, आप जब लेट्स से क्वेश्चन पूछते हो उससे, आप देखे हो जब वो आंसर आपको देता है तो लाइन बाय लाइन, एक-एक वर्ड बाय वर्ड देता है। बहुत अगर आप स्लो मोशन में करके देखोगे 0.25x या फिर 0.5x में, कभी भी आप देखना कि आपका पूरा का पूरा आंसर एक ही बार में आपके एट अ मतलब आपने पलकें झपकाई, अपने आँख को बंद किया एंड खोला, आप देखते हो पूरा का पूरा, आप बोल सकते हो कि 100 वर्ड्स या फिर आप बोल लो 1000 वर्ड आपके सामने आ गए। क्या आप देखते हो वैसा? बिल्कुल नहीं। आप देखोगे लाइन वर्ड बाय वर्ड चीज़ें आ रही होती है आपके पास। तो बिल्कुल क्यों? क्योंकि वो भी स्ट्रीम्स को यूज़ कर रहे होते हैं इंटरनली। है ना? तो इसीलिए अब मान लो कि ये जो मेरे पास 100 एमबी जो मेरा बफर का साइज़ था, इसके अंदर मेरे पास चंक्स आ रहे थे, डेटाज़ आ रहे थे इन चंक्स को मैंने भेज दिया क्लाइंट के पास। अब मान लीजिए जैसे ही मेरा बफर कभी ना कभी तो एम्प्टी होगा ना, बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी इनकमिंग चंक्स को रोक के रखा हुआ है।
किसने? सर्वर को। सर्वर ने इनकमिंग चंक्स को रोक के रखा हुआ है। जैसे ही मेरे ये जो चंक्स है वो आगे रीडायरेक्ट हो जाएँगे मेरे आप बोल सकते हो क्लाइंट के पास में ना, तब मान लीजिए ये चंक्स तो खाली हो जाएँगे, ये जो बफर है ये खाली हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा? फिर से मैं रिज़्यूम कर दूँगा मेरे प्रोसेस को। फिर से मैं फाइल से चंक लेना रिसीव करना स्टार्ट कर दूँगा एंड दिस प्रोसेस जब ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा ना, आप खुद सोचिए, आपकी सर्वर की मेमोरी मैंने कितनी कितनी बताई थी? स्टार्टिंग में याद करिए इंट्रोडक्शन के टाइम पर मैंने बोला था मेरे सर्वर का मेमोरी भी है 2 जीबी, है ना? 1 सेकंड स्टूडेंट्स हाँ, मैं यहाँ से there are some issues, let me just fix it. मैंने क्या बोला था? मेरा जो सर्वर है, राइट? मेरा जो सर्वर है, इसकी भी जो साइज़िंग है, वो है 2 जीबी की, है ना? अब आप खुद सोचो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गया? क्योंकि आप सर्वर के ऊपर क्या एक बार में 2 जीबी का चंक्स को डाल रहे हो? बिल्कुल नहीं। आपने सर्वर के मेमोरी के अंदर आपके पास टोटल मेमोरी है 2 जीबी की, बट आपने फाइल्स का कितना छोटे-छोटे चंक्स में डेटा डाला? एक बार में, एट अ टाइम आपने सर्वर के अंदर सिर्फ 100 एमबी को यूज़ किया है, फॉर दिस पर्टिकुलर फाइल ऑपरेशन। तो आप समझ पा रहे हो चीज़ों को आपने कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर दिया स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपके पास एक विन-विन सिचुएशन रहेगा, ठीक है? अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, हम ना एक बार स्ट्रीम्स को खुद से क्रिएट करते हैं एंड जब आप लाइव डेमो देखोगे ना, तब आपको और मज़ा आएगा स्टूडेंट्स। बस इस डायग्राम को आप याद रखिएगा, जो मैंने आपको बताया ना, एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है? मैंने क्या बोला? आपके क्लाइंट आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे। मैंने बोला कि भाई साहब मुझे क्लाइंट ने क्या बोला, भाई साहब मुझे ना एक फाइल चाहिए, XYZ फाइल, लेट्स से इस फाइल का नाम ही था XYZ, ठीक है? अब सर्वर क्या करेगा बेचारा? इस फाइल से डेटा को रिसीव करेगा, रीड करने की कोशिश करेगा। तो मैंने बोला कि फाइल को रीड करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट चंक्स में रीड करो। तो फाइल क्या करेगा? अंदर का जो डेटा है ना, वो छोटे-छोटे चंक्स में भेज रहा होगा सर्वर को एंड मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं चाहता तो डायरेक्टली इन चंक्स को सर्वर के मेमोरी के अंदर ऑफलोड कर सकता था। बट क्या मैंने इसको डायरेक्टली ऑफलोड किया अपने सर्वर के मेमोरी के अंदर, ये ग्रे बॉक्स के अंदर? बिल्कुल नहीं। मैंने ग्रे बॉक्स के अंदर एक फिजिकल स्पेस बना दिया, जिसे हम बोलते हैं बफर। इसके अंदर मैंने इन चंक्स को रिसीव किया एंड मान लीजिए आपका बफर का स्टोरेज अगर फुल हो जाता है ना, तब हम ये जो इनकमिंग आ रही है ना मेरे पास, डेटाज़ आ रहे हैं जो चंक्स में, इसे मैं रोक दूँगा, पॉज़ कर दूँगा। इस प्रोसेस को मैं पॉज़ कर दूँगा। इसके बाद मैं फोकस करूँगा सिर्फ बफर के अंदर। जितने भी चंक्स मेरे पास आ गए हैं, इन टोटल 100 एमबी को जो फुलफिल कर रहे हैं, मैं क्या करूँगा, इन चंक्स को मैं आगे फॉरवर्ड कर दूँगा मेरे पास क्लाइंट के पास में। जैसे फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके बफर पूरे एम्प्टी हो जाएँगे, सारे के सारे चंक्स चले जाएँगे क्लाइंट के पास में। फिर मैं इस प्रोसेस को रिज़्यूम करूँगा। फिर जो एडिशनल वाले जो डेटा चंक्स हैं, उसे मैं रिसीव करूँगा फिर से बफर के अंदर में। तो ये चीज़ आप याद रखना। अब आप बोल सकते हो सर ये रीडेबल स्ट्रीम क्या है? ये राइटेबल स्ट्रीम क्या है? हम थोड़ी देर पर आते हैं। बट आप जान लो 2 चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, थोड़ा-सा पढ़ोगे तो आइडिया मिल जाएगा आपको कि भाई ये रीडेबल स्ट्रीम है क्या? अ रीडेबल स्ट्रीम इज़ यूज्ड टू रीड डेटा फ्रॉम अ सोर्स। अब मान लीजिए मुझे पता है मेरे फाइल के अंदर डेटा रखा हुआ है, तो अगर मुझे डेटा को रीड करना है तो मैं क्या बना रहूँगा? रीडेबल स्ट्रीम। सिंपल, वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। एंड अगर मेरे पास एक बार सर्वर के पास में डेटा आ गया मेरे फाइल से, तो उसके बाद हम क्या करते हैं इस डेटा को? आपने देखा है, हम क्लाइंट के सामने उसको परोस देते हैं, सर्व कर देते हैं। तो क्लाइंट के पास आप डेटा कैसे भेजते हो? राइट करते हो ना? याद करिए हम रिस्पॉन्स डॉट राइट नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं ये चीज़? मैं सर्वर के से मेरे रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ, है ना? सर्वर के साइड से मैं रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ किसके पास? क्लाइंट के पास। तो इसी को तो हम राइटेबल स्ट्रीम बोलते हैं। राइटेबल स्ट्रीम का मतलब क्या है? टू राइट डेटा टू अ डेस्टिनेशन। मेरा डेस्टिनेशन क्या है? आगे अभी अगर मैं इस सर्वर के कॉरेस्पॉन्डिंग में बात करूँ तो ये है मेरा डेस्टिनेशन बेस यूआरएल। तो मेरे पास रिस्पॉन्स आ जा रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा बातें होगी स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो बफर्स मैंने आपको बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास क्या? डाउनलोडिंग बिग टेक्स्ट फाइल्स फ्रॉम द सर्वर, बट पहले हम देखेंगे बैड वे। एंड पता है स्टूडेंट्स, इस बैड वे में ना मैं आपको अपना एक्टिविटी मॉनिटर पे दिखाऊँगा। एक्टिविटी मॉनिटर का मतलब अभी आप देखो मेरा मेमोरी मैंने ओपन करके रखी हुई है। आप देख पा रहे हो मेरे सिस्टम के अंदर कितनी कितनी जीबी की रैम कॉन्फ़िगरेशन है? 16 जीबी। कितनी यूज़ हो रही है अभी आइडल मेमोरी? बिकॉज़ ये आप देख पा रहे हो मैं बहुत सारे प्रोसेसेस को रन कर रहा हूँ, राइट? मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से लाइव स्ट्रीम भी कर रहा हूँ, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो इसीलिए आप मान लो 10 जीबी डेटा मैं कंज़्यूम कर रहा हूँ। मेरा जो सिस्टम अभी कंज़्यूम कर रहा है। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे नोड को सर्च कर लेना है। मैंने नोड को सर्च किया। आप देख पा रहे होगे नोड के नाम से मेरे पास 2 प्रोसेस चल रहे हैं। बट मेजरली ना मुझे पता नहीं मेरे सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरे पास 2 प्रोसेस आ रहे हैं। अगर आप देखोगे ना अपने सिस्टम के अंदर तो आपको एक ही नोड का प्रोसेस दिख रहा होगा एंड मैं बोलूँगा वही आपको देखना है। बट अगर अभी आप मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहे हो, राइट? मेरे मेरे हिसाब से, तो आपको सिर्फ़ ऊपर वाले नोड के प्रोसेस को फ़ोकस में रखना है। डन है? डन है? तो क्या हम सबसे पहले देख लें कि हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं बिग टेक्स्ट फाइल फ्रॉम द सर्वर? सबसे पहली बात है, मेरे पास एक डमी टेक्स्ट ये है, फाइल है, sample.txt। इसके अंदर मैंने क्या करा आपको पता है एचटीएमएल के अंदर हम लॉरेम बहुत ज़्यादा वर्ड्स बना सकते हैं। कितने वर्ड्स हैं इसके अंदर आप खुद देख लो। करीबन मेरे पास कितने हैं? 8 लाख समथिंग है ना? 8,26,496 मेरे पास पूरे के पूरे वर्ड्स हैं। ठीक है? बहुत ज़्यादा बड़ा फाइल है एंड इस फाइल की लिमिट कितनी है? मतलब मेमोरी कितना कंज़्यूम कर रहा है ये मेरे सिस्टम के अंदर? आइए एक बार देख लेते हैं। हुँ, कैसे देखोगे? राइट क्लिक करके गेट इन्फो पे। आप देख पा रहे हो इस फाइल का टोटल साइज़ कितना है? 96.9 एमबी, मैं इसे 97 ही अप्रॉक्सिमेटली बोल सकता हूँ। अब इस फाइल को मुझे क्या करना है? सबसे पहली बात है, मेरा जो क्लाइंट है, वो रिक्वेस्ट करेगा कुछ ना कुछ।
है ना? इसके बेसिस पर मेरा जो sample.txt फाइल है, पहले क्या होगा, अगर मैं आपको इस डायग्राम के करस्पॉन्डिंग में बात करूँ, ठीक है? आ जाइए वापस, एक सेकंड हाँ, मेरा क्रोम कहाँ चला गया? इधर। चलिए क्रोम को ओपन करते हैं, यस। अगर मैं इस डायग्राम के करस्पॉन्डिंग में बात करूँ, ठीक है? मेरा ये फाइल था, फाइल का नाम क्या था? sample.txt, है ना? sample.txt। अब सर्वर क्या करेगा? इस फाइल में से डेटा को छोटे-छोटे चंक्स में लेकर आएगा। बट वो छोटे-छोटे चंक्स में लाना तो स्ट्रीमिंग बोलते हैं ना, स्ट्रीमिंग्स बोलते हैं। तो स्ट्रीम तो क्या हो गया आपका? स्ट्रीम तो आपका गुड वे हो गया ना, क्योंकि आप एफिशिएंटली डेटा को हैंडल कर रहे हो। बट पता है बैड वे क्या होता है? बैड वे आपको मैंने बताया था ऑलरेडी। आप क्या करोगे? आप उठाओगे इस फाइल को और एक ही बार सर्वर के अंदर ले आओगे। इसके कारण आपको पता है कितने सारे प्रॉब्लम्स, इश्यूज आ सकते हैं आपके पास, मेमोरी कंस्ट्रेंट्स भी आ सकते हैं आपके पास, आपका एप्लीकेशन क्रैश भी कर सकता है स्टूडेंट्स, इज़न्ट इट? बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो आइए ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसे हम प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं एक बार, मजा आएगा। ठीक है? अब आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर मुझे sample.txt को रीड करना है, इस फाइल के अंदर में से डेटा को रीड करना है, तो क्या हम एफएस मॉड्यूल की सहारा नहीं ले सकते? हेल्प नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, एक बार एफएस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करोगे आप? वही सेम चीज़, नोड कोलोन एफएस। मैंने एफएस मॉड्यूल को ये किया, इंपोर्ट किया। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत केयरफुली देखिएगा। मैं बोलता हूँ ना, मेरा जो बेस यूआरएल से जब मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी, सी आपको पता है, मेरे क्लाइंट से जब रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास में, तो ये होता है हमारा राउट कि आप कौन से यूआरएल से भेज रहे हो रिक्वेस्ट को टू द सर्वर, राइट? मैं बोलता हूँ हम बेस यूआरएल पर ही भी काम कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। सो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक कंडीशन लगा के रखी है। इट मीन्स मुझे सिर्फ इसके अंदर अभी अपने कोड के लॉजिक को लिखना है। बट क्या हम नॉर्मल ऐसा साधारण सा राइट ऑपरेशन कर रहे होंगे? ये डेटा भेजना है क्या मुझे? ये डेटा भेजना है क्या? गुड नाइट भेजना है क्या मुझे अपने क्लाइंट के पास में फ्रॉम द सर्वर? नहीं। मुझे क्या करना है? ध्यान से सुनिएगा। मुझे sample.txt के जो मेरा फाइल है, इसके अंदर में से जो डेटा है ना, उसे मुझे क्या करना है? अपनी स्क्रीन के ऊपर एज़ अ क्लाइंट डिस्प्ले करना है स्टूडेंट्स। ठीक है? कैसे करोगे? सबसे पहली बात है, हम आप जानते हो एफएस के अंदर मेरे पास एक रीड फाइल सिंक मेथड होता है। रीड फाइल सिंक के अंदर हम क्या कर सकते हैं? किसी भी एक फाइल को हम रीड कर सकते हैं। तो आ जाइए ना, हम sample.txt को रीड कर लेते हैं। एंड मुझे पता है, ये जो मेरा ऑपरेशन है ना, दिस इज़ अ सिंक्रोनस ऑपरेशन। तो ये ना मुझे क्या करेगा? एक वेरिएबल के अंदर डेटा को रिटर्न कर देगा। मैंने बोला इस डेटा के अंदर क्या होगा? ये जो मेरा फाइल है ना, इसके अंदर जितने भी चीज़ कंटेंट है, ये सारा का सारा कंटेंट मुझे इस वेरिएबल के अंदर अवेलेबल कर दिया जाएगा। है ना? इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये लिख सकता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट। एंड हम रिस्पॉन्स डॉट राइट में एक साधारण सा रिस्पॉन्स नहीं भेजेंगे, मैं इस डेटा को भेज देता हूँ। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, है ना? अब आप देखना स्टूडेंट्स, मैंने ना ये आप बोल सकते हो डाउनलोडिंग बिग टेक्स्ट फाइल्स फ्रॉम सर्वर को ऑलरेडी क्रिएट कर दिया। बट दिस इज अ वेरी बैड वे स्टूडेंट्स। बैड वे क्यों है? अब आप अच्छे से समझोगे। कैसे समझोगे मैं बताता हूँ। अभी आप नोटिस करिए स्टूडेंट्स, एक बार मैं क्या करता हूँ ना, अपने सर्वर को स्टॉप करता हूँ, ठीक है? एक बार आप नोटिस करना। कर दिया मैंने सर्वर को स्टॉप। आप देखना मेरे नोड के दोनों प्रोसेसेस गायब हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में। ये भी चला जाएगा अभी आई गेस, या फिर ये रहेगा पता नहीं, देख लेते हैं एक बार। हाँ, देखिए चला गया, थोड़ी देर बाद वो भी चला गया, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, अपने सर्वर को स्टार्ट करूँगा। एंड स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है, अभी हम जो सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ अपने लोकल सिस्टम के अंदर, लोकल मशीन के अंदर। तो जितनी भी मेरी सर्वर की मेमोरी होगी ना ऑक्यूपाइड, वो मेरे लोकल फिजिकल जो मेरा मेमोरी है, फिजिकल जो मेरा रैम है, उसके अंदर ही हो रहा होगा। मेरा पूरा का पूरा सर्वर काम कर रहा होगा। तो आपको पता है मेरे सिस्टम के अंदर कितनी जीबी रैम दी हुई है? 16 जीबी। तो 16 जीबी मेरे पास सर्वर का भी मेमोरी होगा, अलॉट किया जाएगा सर्वर को भी, ठीक है? अब देखिए, मैं सर्वर को स्टार्ट करता हूँ। कैसे करोगे स्टूडेंट? आपको भी पता है, मैं लिखूँगा npm run dev। मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया, डन। अब मैं रिक्वेस्ट मारूँगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। मैंने रिक्वेस्ट किया, आप देख पा रहे हो, अब ये लोडिंग हो रहा है। एक बार आप फटाफट आ जाओ रैम के अंदर। स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो, क्या स्पाइक आया है? आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा स्पाइक आया है? अभी हम आप बोल सकते हो अप्रॉक्सिमेटली 20 एमबी या फिर 12 एमबी के आसपास मेरा आइडियल रैम कंजम्पशन था। नॉर्मली जब मेरा सर्वर बस मैंने स्टार्ट किया था, बिना कुछ रिक्वेस्ट किए। आप देखो आपका मेमोरी में कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन आया। एंड लेट्स से मैं बोलता हूँ इसी चीज़ को आप 2-4 बार रिक्वेस्ट, एक सेकंड, गलती हो गई। मैं बोलता हूँ इसी रिक्वेस्ट को ना आप मल्टीपल बार अलग-अलग टैब्स में मल्टीपल टाइम्स आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए। आप देखना अब आपका मेमोरी कंजम्पशन कितना स्पाइक करता है। देख लेते हैं एक बार। आप देख पा रहे हो? आपका मेमोरी किस तरीके से ऑक्यूपाई हो रहा है। अब मान लो एक ऐसा टाइम भी आएगा ना, आप देख पा रहे हो ये जो ग्राफ में स्पाइक आ रहा है, ये क्या स्पाइक है? आपका जो रैम है ना, इसकी कंजम्पशन बढ़ रही है। आपके सर्वर का मेमोरी ज़्यादा मतलब ऑक्यूपाई हो रहा है। अब धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरा मेमोरी पूरा फुल हो जाएगा। तब तो दिक्कत हो जाएगा स्टूडेंट्स। एंड दिस इज़ अ वेरी बैड वे। दिस इज़ अ वेरी बैड वे। इट इज़ अ वेरी बैड अप्रोच। ठीक है? इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं बेसिकली? हम एक बड़े से फाइल को, अच्छा ये फाइल बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है जी। 97 एमबी, ये मज़ाक तो है नहीं। है ना? 97 एमबी का हम एक टेक्स्ट फाइल को क्या कर रहे हैं? हम डाउनलोड कर रहे हैं अपने क्लाइंट के ऊपर। कहाँ से? सर्वर, बेसिकली मैं सर्वर से माँग रहा था। तो सर्वर ने क्या करा? सर्वर ने बेसिकली मुझे इस वाले फाइल को पहले रीड किया। एंड जो भी डेटा था उसे बेसिकली उस डेटा को हमने क्या करा, अपने क्लाइंट के सामने परोस दिया, क्लाइंट के सामने सर्व कर दिया, राइट? आप देख पा रहे हो क्लाइंट के सामने डेटा आ भी गया। बट आप देख पा रहे हो रैम कंजम्पशन क्या हो चुका है आपका। लेट्स से अभी मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, एक बार के लिए सर्वर फिर से स्टॉप कर देते हैं, ठीक है? सर्वर को स्टॉप कर देते हैं स्टूडेंट्स। अब आप देखना रैम कंजम्पशन कहाँ पर आइडियली आ जाएगा।
आपको पता है दोनों के दोनों प्रोसेसेस गायब हो जाएँगे अभी थोड़ी देर में। चलिए गायब हो गया। एक बार मैं आपको आइडियली दिखा देता हूँ कि हमारा रैम कितना कंज़्यूम होता है आइडियली। मैंने सर्वर पर स्टार्ट किया स्टूडेंट, अभी कोई रिक्वेस्ट नहीं किया, ठीक है? देखिए, अभी मेरे पास प्यारे-प्यारे 2 नोड्स आ जाएँगे। हाँ, आप देखिए, आइडियल केस में मेरे पास नोड्स कितना ज़्यादा मेमोरी कंज़्यूम कर रहे हैं, बस 21.9 मतलब 22 ले लेते हैं, ठीक है? 22 एमबी। चलिए, अच्छी बात है, नाइस। बट आप जैसे रिक्वेस्ट करोगे, अब देखना स्टार्ट करना आप। कितनी ज़्यादा रैम स्पाइक आती है? 105 एमबी। ये बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स। हमें लग रहा होगा कम है, बट अगर आप खुद सोचो ना, आप वीपीएस के ऊपर मैंने क्या बोला? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है चीज़ें। आप सिंगल तो आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे। मैं भी नहीं कर पाऊँगा स्टूडेंट्स, है ना? मुझे एक ऑर्गनाइज़ेशन के अंडर काम करना पड़ेगा, जैसे मुझे फंडिंग लेनी पड़ेगी, तब जाकर आप एक बड़ा-सा ऑर्गनाइज़ेशन मैं ऑर्गनाइज़ेशन मतलब कि लार्ज स्केल ऑर्गनाइज़ेशन की बात कर रहा हूँ। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, इनके जो सर्वर्स है बड़े-बड़े, इनको स्टोर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, राइट? हाँ, छोटा वगैरह आप कर सकते हो, शेयर्ड वीपीएस भी आप ले सकते हो। बट हम बात कर रहे हैं अभी अपने ऑप्टिमाइज़ेशन के बारे में। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि आप डिट टेक्स्ट फाइल को किस तरीके से डाउनलोड करते हो सर्वर से टू द क्लाइंट बट इन अ बैड वे। तो चलिए इसे भी हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि ऑप्टिमाइज्ड वे क्या है स्टूडेंट्स यूजिंग द स्ट्रीम कॉन्सेप्ट। अब आता है आपका स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स। कैसे इंप्लीमेंट करोगे? तो मैं बोलता हूँ जो पहले बैड बुरी बुरी वाली जो आदत है इसे आप हटा दो। कैसे हटाएंगे? ऐसे करके हटा दो। ठीक है, हटा दिया। अब आपको दो चीजें लेनी है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपको पता है जो डायग्राम था इसके अंदर अगर आप नीचे वाले डायग्राम को देखें तो मेरे पास एक रीडेबल स्ट्रीम है। अच्छा, रीडेबल स्ट्रीम का काम क्या होता है? फाइल के अंदर में से डेटा को रीड करना। राइटेबल स्ट्रीम का काम क्या होता है? जो एक्जिस्टिंग चंक्स है उनको राइट कर देना, एक दूसरे मतलब क्लाइंट के पास में भेज देना, है ना? एक डेस्टिनेशन पे पास कर देना। तो मुझे एक रीडेबल स्ट्रीम क्रिएट करना है, मुझे एक राइटेबल स्ट्रीम क्रिएट करना है। बट सवाल है कि हम रीडेबल एंड राइटेबल स्ट्रीम क्रिएट कैसे करेंगे? है ना? क्रिएट कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स। आपको मैंने क्या बताया था? क्लास के स्टार्टिंग में अगर आप इस वाले डॉक्यूमेंटेशन पर भी जाओगे ना, जितने भी हमारे पास एफएस मॉड्यूल के अंदर रीड राइट ऑपरेशंस होते हैं ना, वो इनडायरेक्टली स्ट्रीम्स को ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं इस एफएस मॉड्यूल को ही यूज़ में ले सकता हूँ फर्दर ऑन। आपको क्या लिखना है स्टूडेंट्स? आपको लिखना है fs डॉट क्रिएट। आप देख पा रहे हो, आप एक रीडेबल स्ट्रीम को भी क्रिएट कर सकते हो, आप एक राइटेबल स्ट्रीम को भी क्रिएट कर सकते हो। अभी पहले मुझे क्या करना है? मुझे रीडेबल स्ट्रीम क्रिएट करना है ना। अच्छा, रीडेबल स्ट्रीम क्यों क्रिएट करते हैं? आ जाओ फिर से एक बार फिर से पढ़ लेते हैं अगर समझ में नहीं आया। अ रीडेबल स्ट्रीम इज यूज्ड टू रीड डेटा फ्रॉम अ सोर्स। तो मुझे कौन से सोर्स से डेटा रीड करना है? मेरे सोर्स का नाम क्या है? सैंपल डॉट टीएक्सटी। पास कर दीजिए ना, पास कर दीजिए। सैंपल डॉट टीएक्सटी। मुझे इस सोर्स में से डेटा को रीड करना है। चलिए, और मुझे पता है ये जो ऑपरेशन है ना, ये भी सिंक्रोनस होता है। तो ये बेसिकली मुझे क्या करेगा, जो डेटा है हैंड टू हैंड एक वेरिएबल के अंदर लाकर स्टोर कर देगा। लेट्स से मैं फाइल का नाम दे देता हूँ, सॉरी वेरिएबल का नाम देता हूँ रीडेबल स्ट्रीम। हो गया जी, हो गया। अब मुझे फ्यूचर में एक राइटेबल स्ट्रीम भी बनाना पड़ेगा। अच्छा, वेरिएबल हम बाद में बना लेंगे। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? एफएस, फिर से लिखोगे आप क्रिएट। सी हमने रीडेबल स्ट्रीम ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। अब मुझे क्या क्रिएट करना है स्टूडेंट्स? राइटेबल स्ट्रीम। अच्छा, राइटेबल स्ट्रीम का काम क्या होता है? फिर से आप पढ़ो इस लाइन को। अ राइटेबल स्ट्रीम इज यूज्ड टू राइट डेटा टू अ डेस्टिनेशन। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ जब मेरे सर्वर के पास चंक्स आ जाएँगे, बफर पूरा फुल हो जाएगा, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? इन चंक्स वाले डेटास को आगे भी तो पास ऑन करना पड़ेगा ना, मेरे डेस्टिनेशन के पास में भेजना पड़ेगा डेटा को वन बाय वन करके। तो उसको आप क्या करोगे? राइटेबल स्ट्रीम की मदद से कर सकते हो? कर सकते हो। तो मैंने राइटेबल स्ट्रीम क्रिएट कर लिया। अब हम बेसिकली इसके अंदर क्या करने वाले हैं, मैं आपको बताता हूँ। अभी हम राइटेबल स्ट्रीम पहली बात है, राइटेबल स्ट्रीम आप इसी तरीके से क्रिएट करते हो स्टूडेंट। बट मैं बोलूँगा अभी आप ना राइटेबल स्ट्रीम क्रिएट मत करो। क्यों नहीं करो? मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में बताऊँगा, क्यों हम अभी राइटेबल स्ट्रीम क्रिएट नहीं करेंगे। हम दूसरे एग्जाम्पल के अंदर ज़रूर इस वाले चीज़ को अप्रोच को यूज़ करेंगे। तो इसे आपको कैजुअली नहीं लेना है। ये जो मैंने आपको अभी बताया ना, ये अभी आपको काम आएगा, आगे आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है? तो हमने क्या करा, एक रीडेबल स्ट्रीम बनाया। अब आप बोलोगे सर रीडेबल स्ट्रीम तो बना दिया आपने, है ना? डेटा तो आप रीड कर लोगे फाइल में से, सर्वर तक डेटा आप ले भी लोगे, है ना? रीड करके मतलब बेसिकली रीडेबल स्ट्रीम करता क्या है? सर्वर तक फाइल के अंदर में से डेटा को चंक्स में प्रोवाइड करता है, रीड करता है ना? ये काम करता है आपका रीडेबल स्ट्रीम। बट सर आपने तो राइटेबल स्ट्रीम बनाया नहीं, है ना? आपने तो बनाकर कमेंट कर दिया। मैं बोलता हूँ अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, पता है क्यों? पता है क्यों? अगर आप इसे ओपन करें ना, राइटेबल स्ट्रीम्स के अंदर मेरे पास रिस्पॉन्स नाम का एक ऑब्जेक्ट भी तो होता है स्टूडेंट्स। अच्छा, रिस्पॉन्स वाला ऑब्जेक्ट का मतलब कौन? दिस वन। ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, ये जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है ना, ये भी तो इनडायरेक्टली अंदर ही अंदर इंटरनली स्ट्रीम्स को यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। तो पता है मैं कैसे करूँगा? मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं लिखूँगा रीडेबल स्ट्रीम डॉट पाइप एंड इसके अंदर मैं लिख दूँगा रिस्पॉन्स। अब आपके मन में ना बहुत सारे क्वेश्चन्स आएँगे। 2 मिनट के लिए बस आप पेशेंस रखो, मैं आपको सब समझाऊँगा, डोंट वरी, ठीक है? रीडेबल स्ट्रीम डॉट पाइप, उसके अंदर मैंने क्या पास किया स्टूडेंट्स? रिस्पॉन्स पास किया पाइप मेथड के अंदर में। इसका मतलब पता है क्या है? अगर आप ध्यान से डायग्राम को देखें, क्या आपको एक पाइप नहीं नज़र आ रही है? पाइप मतलब कि जैसे पाइप से हम पानी पानी देते हैं ना वाटर को, पौधे को, प्लांट्स को हम वाटर देते हैं, या फिर पाइप से आप बेसिकली बाकी चीज़ कार वॉश करते हो, बाइक वॉश करते हो। तो पाइप होती क्या है बताइए? एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम करता है वाटर को, या फिर जो भी फ्लूइड आप यूज़ कर रहे हो, है ना? इसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए कौन हेल्प करता है? पाइप। तो अगर मैं पूरा का पूरा एक पाइपलाइन क्रिएट कर दूँ, तो मैं अपने डेटा को पहले क्या कर रहा हूँ, मैं एक रीडेबल स्ट्रीम बना रहा हूँ, फिर मैं राइटेबल स्ट्रीम बना रहा हूँ। जब मैं इन दोनों को जोड़ दूँगा एक पाइप के थ्रू से,
तो हो गया ना मेरा काम। मेरा काम बेसिकली क्या होगा, मेरा फाइल से डेटा सर्वर के पास आएगा, सर्वर फिर उसे आगे क्लाइंट के पास फॉरवर्ड कर देगा। एंड मुझे ऑलरेडी पता है स्टूडेंट्स, मेरे पास रीडेबल स्ट्रीम ऑलरेडी है, जो मेरे फाइल के अंदर में से डेटा को रीड करके आएगा एंड मुझे सर्वर को दे देगा डेटा को इन द फॉर्म ऑफ चंक्स। ये तो मैंने आपको बता दिया, रीडेबल स्ट्रीम यही होती है। बट राइटेबल स्ट्रीम के लिए ना हम यूज कर रहे हैं रिस्पॉन्स को, रिस्पॉन्स वाले ऑब्जेक्ट को, क्योंकि अगर आप खुद ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर भी जाए ना, तो राइटेबल स्ट्रीम के अंदर हमारे पास रिस्पॉन्स जो ऑब्जेक्ट होती है ना, रिस्पॉन्सेज, वो भी आपकी राइटेबल स्ट्रीम ही होती है। तो मैंने क्या बोला कि भाई रीडेबल स्ट्रीम एंड राइटेबल स्ट्रीम को जोड़ दो, किससे, पाइप मेथड से। एक पाइप से जोड़ दो, किसे, रीडेबल स्ट्रीम एंड राइटेबल स्ट्रीम को। स्टूडेंट्स, राइटेबल स्ट्रीम कौन है, रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, एंड रीडेबल स्ट्रीम कौन है, वो तो आपको पता ही है, ये वाला वेरिएबल। बस हो गया, हो गया। अब मैं बताऊं आपको एक चीज बताऊं मैं आपको, इसके बाद ना गलती से भी आप रिस्पॉन्स डॉट एंड मत लिख देना। क्यों नहीं लिखना मैं बता रहा हूँ। ये जो आपने लिखा है ना, ये एसिंक्रोनस होता है। ये जो मेथड आपने लिखा है ना, ये जो रीडेबल स्ट्रीम डॉट पाइप रिस्पॉन्स, ये होता है एसिंक्रोनस। ये ना एक्चुअली ये एसिंक्रोनस क्यों होता है, आपके दिमाग में आ सकता है, सर आपने इसको तो बोला ये सिंक्रोनस होता है, सर ये फिर एसिंक्रोनस क्यों होता है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों होता है। याद करिए मैंने आपको क्या समझाया था कि सर्वर के अंदर तब तक हम चंक्स डेटा रिसीव करेंगे जब तक मेरी बफर फुल नहीं होती है। एक बार मेरा बफर फुल हो गया तो मैं चंक्स लेना स्टॉप कर दूंगा, पॉज कर दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, इन चंक्स को आगे क्लाइंट तक पहुंचाऊंगा। फिर मेरे पास क्या होगा, जैसे मैं एक बार अपने क्लाइंट तक बफर चंक्स को पहुंचा दूंगा डेटा को, फिर आपको पता है बफर खाली हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर मैं अपने बोल सकते हो कि रिज्यूम करूंगा अपने प्रोसेस को। फिर से जो एडिशनल चंक्स है मैं उसे फिर से बफर के अंदर ऑनलोड ऑफलोड करूंगा। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा, है ना, इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम, राइट। तो इसीलिए मैंने इसको बोला ये एसिंक्रोनस होता है। अब मान लीजिए इसके बाद वाले नेक्स्ट लाइन के अंदर ये आपने रिस्पॉन्स डॉट एंड लिख दिया, मान लो ये जो प्रोसेस है ये तो थोड़ा टाइम लेगा ना, तो ये तो थोड़ा टाइम लेगा ही डेफिनेटली, क्योंकि आप फाइल से डेटा रीड कर रहे हो, सर्वर को भेज रहे हो, सर्वर के अंदर बफर के अंदर स्टोर कर रहे हो गया स्टोर, बफर पूरा फुल हो गया, आपने क्या करा, इस प्रोसेस को स्टॉप कर दिया, डन। फिर आप क्या करोगे, इस वाले चंक्स को भेजोगे आगे क्लाइंट के पास में। जैसे बफर खाली हुए, है ना, एक टाइम के बाद बफर खाली हो जाएंगे, फिर से आप चंक्स को स्टार्ट करोगे लेना एंड ऑफलोड करोगे फिर से बफर के अंदर। तो अरे ये जो प्रोसेस है ये तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ना। अब मान लो इसके नेक्स्ट लाइन पे आपने लिख दिया रिस्पॉन्स डॉट एंड। आपको पता है जैसे ही ये लाइन हिट होगा ना, मान लो ये लाइन आपका बैकग्राउंड में पैरेलली काम कर रहा है। अब मुझे पता है कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, बेसिकली आप बोल सकते हो कि नॉन ब्लॉकिंग नेचर का होता है ना। सॉरी माय बैड, जावास्क्रिप्ट ब्लॉकिंग नेचर, वो बेसिकली एक एक लाइन को आराम आराम से रन करता है। बट अगर मैं बोल दूं ये एसिंक्रोनस नेचर है, तो पहली बात है ये दूसरे प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये आपके बैकएंड में बिहाइंड द सीन्स बैकग्राउंड में आराम से रन करेगा, कि बिना किसी और को डिस्टर्ब किए हुए। तो अगर ये किसी और को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो मैं नीचे वाले लाइन को भी रन करूंगा ना। अब जैसे आप इस लाइन को रन करोगे, इसका मतलब क्या होता है कि सर्वर से रिस्पॉन्स भेजना बंद कर दो। इस लाइन का मतलब नॉर्मली क्या होता है कि भाई मेरे क्लाइंट को एक फाइनल कॉल दे दो कि भाई अब और आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होगा सर्वर के साइड से। इस लाइन का मतलब यही होता है, मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, जब से मैं आपको एचटीटीपी मॉड्यूल पढ़ा रहा हूँ, इस लाइन का मतलब मैंने यही बताया कि सर्वर ने एक साफ साफ क्लियर चिट बता दिया, क्लीन चिट दे दिया कि भाई अब मेरे तरफ से और कोई डेटा नहीं आने वाला। बट बेचारा ये वाला प्रोसेस तो बैकग्राउंड में काम कर ही रहे, तो इसीलिए आप रिस्पॉन्स डॉट एंड नहीं लिखोगे। अच्छा एक बार लिख कर देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है ना, तब आपके मन का डाउट क्लियर हो जाएगा। मैंने रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट भेजा, यहाँ पर कुछ लोडिंग हो रहा है। अच्छा एक सेकंड, देखो रैम का कंजम्पशन आप देख पा रहे हो। अब देखो खुद से, आप खुद से सोचना स्टूडेंट्स, रैम का कंजम्पशन कितना है। मेरे पास क्या कोई स्पाइक बन रहा है ग्राफ मेमोरी का, तो मतलब आप समझ गए। तो पहली बात तो आप देखिए, हम जो यूज़ कर रहे हैं, आप देखो इससे मुझे रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है स्क्रीन के सामने। क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज आपने लास्ट में क्या कर दिया, एक फुद्दू वाली काम कर दिया आपने, रिस्पॉन्स डॉट एंड आपने कर दिया। तो मैं बोलता हूँ पहले तो आप इसे हटा दो, ठीक है जी। मेरा सर्वर फिर से स्टार्ट हो गया एंड आप देख पा रहे हो आइडियली मेरा सर्वर कितना ज़्यादा मतलब मेमोरी कंज्यूम कर रहा होगा। एक बार आप सर्वर को स्टॉप करिए, ठीक है, कर दिया, फिर से रन करिए सर्वर को। तो आइडियली मेरा जो सर्वर है वो कितना ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, ओनली 21.8 MB। जब मैंने सिर्फ सर्वर को स्टार्ट किया है, मैंने अभी कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी है, ठीक है। देखिए रिक्वेस्ट नहीं भेजी है, अब जैसे ही मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा मेरे बेस यूआरएल को, आप देख पा रहे हो मेरे पास रिस्पॉन्स आ भी गया है। एंड फटाफट आइए आप इधर अपने रैम के अंदर, ठीक है, हम आगे रैम के अंदर, आप देख पा रहे हो कितना मेमोरी कंजम्पशन बढ़ा, ओनली 13 MB बढ़ा, बिकॉज 21 MB तो आइडियल कंडीशन था। मैंने जब रिक्वेस्ट भेजी सर्वर के पास में, सर्वर ने रीड किया मेरे फाइल को एंड उसने मेरे क्लाइंट के ऊपर जाकर पूरा का पूरा रिस्पॉन्स दे दिया। आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा मेमोरी इंक्रीज हुआ। आप सोचो बैड अप्रोच के अंदर, जो मैंने आपको बैड अप्रोच बताया था ना, इसके अंदर 100+ MB कंज्यूम हो रहा था आपके, आप बोल सकते हो कि आपके मेमोरी का पार्ट, रैम का पार्ट। बट अभी आप देखो कितना ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, 34 MB। क्या ये कोई पार्ट हो सकता है, अगर मैं 2 GB भी कंज्यूम मतलब बोलूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ 2 GB, 2 GB का ये अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 1.5% होगा। 1.5% ऑफ 2 GB इज नथिंग, है ना। तो आप सोचो कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर दिया स्टूडेंट्स। फिर से रिक्वेस्ट भेजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलता हूँ एक बार इधर से कॉपी करिए, अलग अलग बार आप न्यू टैब्स के अंदर रिक्वेस्ट भेजते जाइए, देखते हैं एक बार रैम कंजम्पशन कितनी कितनी ज़्यादा बढ़ती है। क्या 51 MB कोई नंबर है, फिर भी तो कम है, फिर भी तो कम है।
याद करिए जब मैं बैड अप्रोच को यूज़ कर रहा था, मेरा जो रैम कंज़म्पशन था 300 एमबी, 400 एमबी के आस-पास जा रहा था स्टूडेंट्स। आप अगर रिकॉर्डिंग को देखोगे ना, आप देखना 290 समथिंग 300 के आस-पास मेरा रैम का कंज़म्पशन जा रहा था। बट आप देखो ना प्रोसेसेस मेरे फिर धीरे-धीरे करके ये कम भी रहा है मेरा मेमोरी कंज़म्पशन। तो क्या ये एक ऑप्टिमाइज़ मेथड नहीं है स्ट्रीम्स को यूज़ करके? तो मैंने क्या करा, मैंने एक्चुअल में स्ट्रीम्स यूज़ किया है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या देखा बेसिकली अगर मैं इसे ओपन करता हूं हमने देखा डाउनलोडिंग बिग टेक्स्ट फाइल फ्रॉम सर्वर इन अ बैड वे एंड ऑल्सो अभी हमने देखा डाउनलोडिंग बिग टेक्स्ट फाइल फ्रॉम सर्वर इन अ गुड वे। ठीक है स्टूडेंट्स। एंड यस मैं तो क्या करता हूँ थोड़ा सा इसमें टाइपो एरर हो गया था डाउनलोडिंग कर देते हैं। चलिए ये हमने देख लिया स्टूडेंट। बताइए स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई प्रॉब्लम जो आज हमने जितने भी चीज़ों को कवर किया है? एनी डाउट्स एनी इश्यूज? नहीं सर। ओके।